हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपके सामने हम लोग लेके आए हैं एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, दैट इज़ एमीन। तो हमारी जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने वन शॉट में अपना हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा बच्चों, वो तुरंत जाके उस वीडियो को पूरा देखें। फिर उसके बाद हम लोगों ने अल्कोहल और फिनॉल ईथर वाला भी चैप्टर डाल चुके हैं, वहाँ पर अपलोड हो चुका है। और देन हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपलोड कर चुके हैं वहाँ पर। तो आज बारी आती है हमारी एमीन्स की। तो इसके बाद लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी क्लास 12th की फिनिश हो जाती है, जो भी हमारा रिवीजन चल रहा है वन शॉट का। डिटेल्ड वीडियोस भी हैं, स्पेसिफिक रिएक्शंस के वीडियोस भी बच्चों हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो हमारी वन शॉट सीरीज़ है, जिसमें हम लोग पूरी की पूरी एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है उसी सीरीज़ में वो है एमीन। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपना चैप्टर एमीन्स। पेपर आने वाले हैं बच्चों, बोर्ड्स के पेपर आने वाले हैं। तो स्पेशली जो बोर्ड्स के बच्चे हैं वो खासा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके बाद तो हमारे जेई मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ है अभी, और नीट का होगा हमारा मई में। तो अभी जो हमारा रिसेंट पेपर है वो है क्लास 12th बोर्ड्स, तो उनके लिए बच्चों बहुत यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एमीन्स। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो सबसे पहली लाइन क्या है, द चीफ कमर्शियल यूज ऑफ एमीन्स इज एज इंटरमीडिएट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। यानी जो हमारी मेडिसिन होती हैं, हमारे फाइबर्स बनते हैं, उनमें जो सबसे बेसिक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो वहाँ पर बहुत हमारे एज अ इंटरमीडिएट बहुत पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो भी हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। आप लोग यूरिया, आपने नाम सुना होगा, यूरिया हमारा जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हमारे किसान भाई बहन। और या भी जो भी हमारे शहरों में भी जितने भी लोग हमारे इस एग्रीकल्चर टर्म से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जानते होंगे कि यूरिया हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारे प्रोटीन्स होते हैं, हमारे बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्कोलाइड्स एंड हार्मोन्स, इन सब में भी बच्चों नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हमारी जो नाइट्रोजन की केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हमारे आसपास हमको देखने को मिलती है। और इन सब के बिना तो बच्चों हमारी लाइफ ही, हम लोग इसको नहीं सोच सकते। जो हमारे विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए। तो चलिए देखते हैं कितने तरीके के हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमोनिया। अमोनिया डबल एम है या सिंगल एम है, जो भी है देख लीजिएगा। NH3 क्या होती है हमारी? NH3 सारे बच्चे जानते हैं, अमोनिया गैस होती है और उसका फॉर्मूला होता है NH3। अब और एमीन्स कैसे डराइव कर सकते हैं? तो अमोनिया से ही डराइव्ड और भी एमीन्स होते हैं। जैसे हम लोग इसमें एक H अगर हटा दें और वहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दें तो ये हो जाएगा RNH2। और अगर हम लोग इसमें क्या करें, अब जैसे ये है NH, 3 H जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, एक लोन पेयर है। तो एक H हटा के हम लोगों ने एक R कर दिया, तो यहाँ पर बन गया RNH2। अब अगर दो H हटा के हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, तो ये हमारा बन गया R2NH। अब अगर हम लोग all 3 H are substituted by alkyl group, then it will become R3N। और अगर हम लोग सपोज करते हैं कि अगर हम लोग एक और R यहाँ पर 4th R कर देते हैं, तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग R सब्सटीट्यूट करके H को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इन सब के नाम क्या होते हैं? तो ये तो हमारा होता है अमोनिया, NH3। अब इस वाले को बोलते हैं बच्चों, जब हम लोग एक कार्बन डायरेक्टली N से जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, ये भी एमीन होती है, ये 2 कार्बन से जुड़ी है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन। यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री देखने के लिए हम लोग डायरेक्टली अटैचमेंट देखते हैं नाइट्रोजन और कार्बन का।
जबकि नॉर्मल्स हमारे कंपाउंड थे, वहाँ पर हम लोग जैसे हमारा हेलोजन था, तो हेलोजन के लिए हम लोग इस कार्बन को देखते थे जो इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट N और C के बीच में कनेक्शन देख रहे हैं। तो जब एक कनेक्शन है तो 1 डिग्री, 2 कनेक्शन है तो 2 डिग्री, 3 कनेक्शन है तो 3 डिग्री अमीन यहाँ पर हो जाता है। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट विल डिसाइड द डिग्री ऑफ द कंपाउंड। एंड यहाँ पर हाउ मैनी कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन एटम इज दैट विल डिसाइड कि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ये क्या है बच्चों, ये हमारा है क्वाटरनरी अमीन, क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट। इसे सॉल्ट क्यों बोलेंगे बच्चों, कैसा है कि ये हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव भी इसके पास रहेगा, कुछ ना कुछ, कोई भी जो हमारा नेगेटिव स्पीसीज होगी वो इसके पास रहेगी, तो सॉल्ट बना लेता है। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये हो गया हमारा अमोनिया, ये हो गया एमीन्स, ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आता है बच्चों, स्ट्रक्चर हमारा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का। अमोनिया में क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक तो लोन पेयर हो गया, 3 हमारे क्या हो गए, ये अमोनिया का हो गया। तो इसी तरीके से अमीन्स भी होते हैं हमारे पास। यहाँ पर क्या है, ये R है, ये R है और ये R है और ये लोन पेयर है, यानी ये 3 डिग्री अमीन की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब एंगल थोड़े बहुत इधर से उधर हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि R ग्रुप कैसे रिपल्शन दे रहा है या फिर उधर से कैसा रिपल्शन आ रहा है, वो डिपेंड करता है R ग्रुप पर। ठीक है, तो थोड़ा सा ही, वैसे 109.5 डिग्री होता है टेट्राहेड्रल में, लेकिन यहाँ पर देखिए 108 डिग्री है, तो वो उसमें क्या है, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होने की वजह क्या है कि इधर रिपल्शन ज़्यादा होगा तो इधर आपस में ये जो एंगल है वो कम हो गया। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अभी देखा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन अभी बच्चों हम लोगों ने बात की, तो अब हम दोबारा इसको नहीं देखेंगे। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर बड़ा इंटरेस्टिंग नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर हम लोग किस तरीके से एमीन्स का करते हैं। तो इसमें कॉमन नेम से ज़्यादा बच्चों हमारा IUPAC नाम यहाँ पर काम आता है। कुछ कॉमन नेम है, जैसे ये एनिलीन, एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम में। तो सबसे पहले देखते हैं IUPAC नाम कैसे यहाँ पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले है चैन, तो इस NH2 में तो हमारा कार्बन होता नहीं है, तो ये हमेशा एक्सक्लूड रहेगा पेरेंट चैन से। तो ये 1 2, तो 2 के लिए बच्चों एथ आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका नाम होता है एमीन, यानी सफिक्स जो लगता है वो क्या लगता है, एमीन। तो इथेनामीन, क्या हो गया, इथेनामीन। ये हो गया प्रोपेनामीन, प्रोपेन 1 एमीन या प्रोपेनामीन। अच्छा, ये वाली चैन को कैसे करेंगे, 1 2 3, तो प्रोपेन 2 एमीन, 2 नंबर पे लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो N है ये बीच में आ चुका है, किसके बीच में आ चुका है, कार्बन चैन के बीच में आ चुका है। तो अब हमें या तो ये वाली कार्बन चैन लेनी पड़ेगी, या ये बच्चों सिंपल सी बात है, जो पेरेंट चैन होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो यही वाली लेंगे। तो ये वाली चैन किस तरीके से हम लेंगे, इसके ले लिया 1 2, यानी ये हो गया एथ, ये क्या हो गया, एथ। एन है तो एन, ठीक है। अब एमीन तो है तो 1 पे लगा है, तो इथेन 1 एमीन हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करें बच्चों, इसका क्या करें, तो ये जितने भी हमारे और ग्रुप लगे होते हैं पेरेंट चैन से अलग, जो ग्रुप लगे होते हैं, जो चैन लगी होती हैं, उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे मिथाइल है तो लिख लेंगे एन मिथाइल, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर लिखने का तरीका, एन मिथाइल, ठीक है। एन मिथाइल इथेन 1 एमीन। चले, अब ये 3 डिग्री का है तो यहाँ पर भी हमें एक चैन लेनी पड़ेगी, एक चैन ले ली, तो ये मेथ हो गया, मेथ एन एमीन, मेथेनामीन। और ये बच्चों क्या हो गया, इसे बोलेंगे N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल मेथेनामीन। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री था, तो 3 डिग्री में बच्चों 2 बार N लेना ही पड़ेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री में 1 बार N लेना ही पड़ेगा, और जो हमारा सिंपल होगा
वो हम लोग 1 डिग्री वो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। इसमें भी हम लोगों ने ये क्या लिया, पेरेंट चेन, ये हमारा हो गया एन एथाइल और ये एन, यानी एन एन डाई एथाइल और प्रोपेनामीन, वो सॉरी ब्यूटेनामीन। ये ऐसे ही हमारे, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का जो नाम होता है इसे बोलते हैं एनिलीन, और आईयूपीएसी में भी एनिलीन को क्या कर दिया गया है, मान लिया गया कि भाई यही नाम हम लोग मान सकते हैं। अदरवाइज इसका नाम लिखना है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोगों ने चैन ले लिया, तो ये चैन कैसी है, बेंजीन, बेंजीन, और ये एमीन हो गया तो बेंजीनामीन। ई और ए एक साथ नहीं होता तो इसका नाम हो गया बेंजीनामीन। वरना एनिलीन भी हम लोग क्या करते हैं, चाहे आईयूपीएसी हो चाहे हमारा कॉमन हो, हम लोग दोनों मान लेते हैं। ये क्या है बच्चों, ये केवल लगा होता है तो टालुइन, और ये लगा होता है तो एनिलीन, तो ये बोल सकते हैं आर्थोटालुडीन, ये इसका कॉमन नेम है। वरना क्या होगा, 2 मेथाइल एनिलीन, 2 मेथाइल एनिलीन। चलो, तो इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं। अब ये कह रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पहचानो, तो सिंपल सी बात है, एन से देखो एक कार्बन लगा है तो ये प्राइमरी हो गया, एन से यहाँ पर एक 3 लगे, एक CH3 एक CH3 एक, ये तो 3 डिग्री हो गया। यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, 1 डिग्री, यहाँ पर क्या हो गया, 2 लगे हैं तो 2 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का जो मेन सेक्शन है, यानी प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा, स्पीड भी आपको ठीक लग रही है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा या कम लगती है तो YouTube का एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और स्लो डाउन भी कर सकते हैं। वरना स्लो डाउन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है बच्चों को, तो अगर टाइम कम होता है तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है बच्चों, बहुत फैक्चुअल बात बता रहे हैं यहाँ पर, कि अगर आपके पास समय है तो अगर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करने की ज़रूरत है तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा एक सिस्टम होता है बच्चों माइंड का, जब हम लोग बहुत तेज़ी में खटखट खटखट चीज़ें देखते हैं ना, तो वो माइंड उसको, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल जो हम लोग दिन भर काम करते हैं या ऑफलाइन जहाँ जाते हैं या कुछ सब्जी लेने जाते हैं मार्केट, तो वहाँ पर कोई फास्ट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं चल रही होती, तो वो हमारे माइंड में फीड होती रहती है, तो उसी स्पीड से हमारा माइंड वर्क करता है। अब अचानक से क्या हुआ, 2x पे आपने वीडियो चला दिया, तो क्या होता है, हमें फोकस भी 2x करना पड़ता है। और फिर अचानक से फिर जब आप हटेंगे तो फिर आप नॉर्मल दुनिया में आ जाएंगे, तो फिर आपकी वही स्पीड हो जाएगी। तो वो स्पीड आपको कैप्चर करने के लिए आपको फोकस भी डबल करना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि अगर आप फोकस डबल कर पा रहे हैं तो आपको उस स्पीड को 2x करना चाहिए। अदरवाइज़ आप लोग क्या करेंगे, चीज़ें स्किप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चीज़ें स्किप कर सकते हैं। बस फिर क्या होगा कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया, उसके बाद जो उसका निचोड़ है, उसकी जो आउटकम्स हैं, वो बच्चों आप लोग प्रॉपरली नहीं उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग नॉर्मल स्पीड में देखा करें। ये केवल मेरे ही वीडियोस के लिए हम लोग सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को अगर आप लोग देखते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पस ही वाली वीडियो क्यों ना हो, क्योंकि 2x में आपको फोकस भी 2x करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, करेगा ये कौन सी स्पीड आ गई भाई हमारे पास, ऐसी स्पीड में तो हम चल ही नहीं रहते। चलिए ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अपनी एमीन्स की। प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, तो सबसे पहली प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो हमारे जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनका रिडक्शन करके हम लोग NH2 बना सकते हैं। सबसे इजी मेथड्स है, और हमको रिड्यूसिंग एजेंट पता करने हैं कि हमारे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं जो NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में चेंज कर देते हैं। अब वो चाहे R हो चाहे AR हो, चाहे एराइल ग्रुप हो चाहे हमारा एल्काइल या एलिफेटिक ग्रुप हो। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा H2PD इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। दूसरा है बच्चों कोई भी मेटल विद एसिडिक कंडीशन। ठीक है, ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारा स्टीफन वाला अभी यहाँ पर नहीं है, ये मेटल है, स्टेनलेस मेटल लिया हम लोगों ने, और एसिडिक मीडियम में हम लोग इसको करा के NO2 को रिड्यूस करा देते हैं, किसमें, NH2 में, या Fe ले सकते हैं H+ के साथ। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज कर रहे हैं। चलो, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये हमारे इस चैप्टर की। अमोनोलिसिस क्या होता है,
जो हमारे एमीन्स या फिर अमोनिया होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी अगर हम लोग किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर दें तो क्या बनता है, ये यहाँ पर अटैक करता है। यहाँ पर अटैक क्यों करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है पॉजिटिव पे, इसलिए यहाँ अटैक करता है। तो हमारा क्या बन गया, NH3RX। अटैक करने का मतलब ये नहीं बच्चों कि अभी ये X जो है वो H लेके निकल जाएगा, यहाँ नहीं निकलता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसा बना, ये कॉम्प्लेक्स बना। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना, ये हमारा बना अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हम लोगों ने बात की थी, ये उस तरीके का सॉल्ट यहाँ पर बनता है। तो इस सॉल्ट के बाद अगर हम इसको बेसिक कंडीशन देते हैं, कोई भी बेसिक कंडीशन अगर देते हैं, तो बेसिक कंडीशन क्या काम करता है कि ये जो मान लो X, ये Na है, वो Na इस X को लेके चला जाएगा, ठीक है, और एक H2O निकाल देगा और हमारा बन जाएगा RNH2, ठीक है, प्लस NaX बन गया और H2। तो अब हमारा बनता है प्रॉपर। ऐसा नहीं होता कि एक साथ ही ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो पहले यहाँ पर अटैक होता है इस न्यूक्लियोफाइल का, फिर हम लोग बेसिक कंडीशन में आके इसको सेपरेट करा लेते हैं। तो बेसिकली हमारा इस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनोलिसिस, जब हम लोग एमीन ग्रुप को या एमोनिया को हम लोग किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोग समझ गए। चलिए, अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब हम किसी प्राइमरी एमीन को अगर हम लोगों ने RX से RNH2 को हम लोगों ने RX से रिएक्ट कराया, तो हमारा क्या बना, R2NH। अब इसमें दोनों ही हमारे स्टेप इंक्लूड हैं, एक तो ये अटैक और दूसरा बेसिक कंडीशन के बाद ये NH बनाना। अब ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोगों ने RX एक्सेस में लिया हुआ है तो ये अटैक क्या होगा, फिर से होगा, फिर से अटैक होगा, और फिर से हमारा क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा। अब क्या ये अटैक रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। अगर यहाँ फिर से RX है तो ये फिर से अटैक कर देगा बच्चों, और यहाँ बन जाएगा R4N पॉजिटिव, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है यहाँ पर, यानी लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। और इसका मतलब है कि हमारे कितने भी प्रोडक्ट हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे मिल जाते हैं इस अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर हम लोगों ने अमोनिया से शुरुआत किया होता तो अमोनिया के बाद ये प्राइमरी 1 डिग्री भी मिला, 2 डिग्री भी मिला, 3 डिग्री भी मिला, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिला। तो ये इसकी सबसे बड़ी बच्चों क्या है, इसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा यही है कि इसमें सारे के सारे मिल जाते हैं हमको, ठीक है। Ammonolysis has a disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also a quaternary ammonium salt, ठीक है। जबकि मेजर जो प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी अमीन होता है। सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। लेकिन बच्चों हैं तो सारे के सारे। अब अगर X की जगह अगर हम लोग RI लें इस अमोनोलिसिस में, तो वो सबसे बेहतर काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो I होता है वो सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप होता है इन केस में। अगर I और Br और Cl के केस में देखें तो सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप ये होता है ड्यू टू द लार्ज साइज। तो अमोनोलिसिस RI के साथ सबसे अच्छी होती है। चलिए, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं अमोनोलिसिस के ही हैं, तो ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है ये। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल, ओके, चलिए, इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, क्योंकि नाइट्राइल की बात हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी, कार्बोक्सिलिक में भी वहाँ पर की थी। एल्डिहाइड में भी हम लोगों ने नाइट्राइल की बात की थी। स्टीफन रिएजेंट से हम लोगों ने उसको क्या किया था, रिड्यूस कराया था, याद होगा आप लोगों को। तो जब हम लोगों ने नाइट्राइल को स्टीफन रिएजेंट से वहाँ पर कराया था, डाइवेल से कराया था, तो हमको क्या मिला था, एल्डिहाइड मिला था, यानी एल्डिहाइड ग्रुप वहाँ मिला था। तो उससे पहले सबसे पहले इमीन बना था। क्या बना था, याद दिला देते हैं। इसने सबसे पहले क्या बनाया था, इमीन बनाया था, इमीन। फिर यहाँ से इसने हाइड्रोलाइज करके यहाँ क्या बनाया था, एल्डिहाइड।
इसमें हम लोगों ने SnHCl और डाइबल और बहुत सारी चीज़ें डाली थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने डाला है H2Ni इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और ये डायरेक्ट हमारा किस में चेंज हो गया, एमीन में चेंज हो गया। तो बच्चों ये जो प्रोसेस था इसको हम लोगों ने कहा था कंट्रोल्ड रिडक्शन, यानी इसको हम लोगों ने संभाल के रिड्यूस किया था कि भाई एक एक स्टेप में। यहाँ पर बच्चों सीधे ये रिड्यूस हो गया है और डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया, NH2 बन गया। हम लोगों ने इसमें बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस करके इसे इमीन में चेंज किया, फिर हम लोगों ने इसे हाइड्रोलिसिस किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट इसने रिड्यूस करके हमको 1 डिग्री एमीन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, या जैसा भी हमको एमीन मिलेगा, यहाँ पर R2 होंगे तो हमारे 2 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप समझ रहे होंगे। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने ईस्टर से कराया था, ईस्टर को एमाइड में चेंज करके हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा एमाइड यहाँ पर डायरेक्ट जो एमाइड है उसको LiAlH4 यानी ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उससे हम लोगों ने चेंज करा दिया है। किससे, किस में करा दिया है, 1 डिग्री एमीन में। तो ये दोनों बच्चों हमारे रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखने हैं कि एमाइड से और हम लोग नाइट्राइल से भी अपना एमीन को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे होती है डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सिंथेसिस है वो किसके लिए यूज़ होती है, प्राइमरी एमीन्स को बनाने के लिए यूज़ होती है केवल। यहाँ पर हमको 2 डिग्री एमीन्स नहीं मिलेगी, 3 डिग्री नहीं मिलेगी, और अगर हम लोगों को केवल प्राइमरी बनाना है तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैसे होती है चलिए देखते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में ये चला जाओ, चलो नीचे करते। यहाँ पर हम लोगों ने लिया थैलीमाइड। थैलीमाइड क्या होता है, थैलिक एसिड से हम लोगों ने थैलीमाइड बनाया था। थैलिक एसिड क्या होता है, COH। ये हम लोगों ने बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, ध्यान अगर नहीं हो तो। इसका हम लोगों ने एमाइड पहले बनाया, इसको एमाइड बनाया NH3 से रिएक्ट करा के दोनों को, और फिर इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके थैलीमाइड बनाया था। तो वहाँ से हम लोग ये रिएक्शन शुरू कर रहे हैं थैलीमाइड। ये दोनों जो एमाइड चेन है ये हमारी बेंजीन है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोगों ने बेसिक कंडीशन में यहाँ पर KOH डाला, NaOH डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब KOH में क्या होता है, K+ और O-। ठीक है, K+ और O-। अब ये क्यों डाला, एक्चुअली होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये रिजोनेंस में पार्ट ले रहा होता है। तो रिजोनेंस की वजह से ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ईजिली अटैक नहीं कर पाते एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब इसको बेहतर न्यूक्लियोफाइल बनाना है। क्या बनाना है, बेहतर न्यूक्लियोफाइल बनाना है। तो इन्होंने क्या करा, बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट करा दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए इसका जो H है वो OH ले गया और ये बन गया N-। क्या बन गया, N-। अब ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया बच्चों, बेटर न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे H2O जो होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल होता है, OH- भी न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन ये वाला बच्चों ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया। बेटर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब क्या कराएगा, अब हम लोग RH से रिएक्ट करा दें। अब RH से रिएक्ट कराएंगे तो फिर वही करेगा ये जो हम लोगों ने पिछले स्टेप में देखा। ठीक है, तो अब ये किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर बेस तो पड़ा ही हुआ है तो इसने NR बना लिया यहाँ पर। ठीक है, क्या बना लिया, NR। अभी भी इसके पास क्या है, लोन पेयर तो है, अभी भी है, तो इसको बोला N-एल्काइल थैलीमाइड, N-एल्काइल थैलीमाइड। ठीक है, अब क्या RH एक्सेस में होगा तो ये दोबारा नहीं कर सकता बच्चों। यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, स्टेरिक प्रॉब्लम। तो अब ये अटैक नहीं करता क्योंकि R भी बहुत बड़ा सा है यहाँ पर। ठीक है, ये भी ग्रुप्स हैं, तो अब ये अटैक, फर्दर अटैक पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं,
एक्वस NaOH डाइल्यूट बेसिक कंडीशन में यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं और हाइड्रोलिसिस हो जाती है यहाँ से, और ये हमको मिल जाता है RNH2 यानी 1 डिग्री एमीन, और ये O माइनस Na मिल जाता है बेस से, क्योंकि यहाँ से ऐसे टूटा तो NaO माइनस है, ये इस दोनों में टूट जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। अब इसका जो H प्लस, हम लोग कोई H प्लस यहाँ इसको वो दिलवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से हमारा क्या बन जाएगा, ये थैलिक एसिड। क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, ठीक है। और ये बन गया 1 डिग्री एमीन। ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। क्या है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास केवल 1 डिग्री एमीन क्यों बना, क्योंकि ये केवल एक R यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता था, 2 R सब्स्टिट्यूट ही नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पर जो फर्दर अटैक है वो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से क्या हुआ, 1 डिग्री एमीन हमको मिला। एक क्वेश्चन इसमें और आ जाता है कि क्या ये RX है, इसकी जगह हम लोग ये भी ले सकते हैं। ये भी कभी कभी कंपटीशन में भी आ जाता है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये हम लोग ले सकते हैं क्या, यहाँ पर नहीं ले सकते, ये हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये बच्चों क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और ये टूटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तभी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देते हैं ये सब बहुत आसानी से। तो ये हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग नॉर्मल एल्काइल हैलाइड यहाँ ले सकते हैं, एलाइल हैलाइड नहीं ले सकते। तो आई होप बच्चों समझ में आई होगी आपको गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, थैलीमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट, ये भी बच्चों नेम रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन बड़ी काम आती है बच्चों हमारा जब कन्वर्जन की बात आती है। कन्वर्जन में ये बड़ी काम आती है बच्चों। अभी देखते हैं कैसे आती है। क्या होता है ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं एमाइड, ठीक है, और Br2 विद NaOH। ये ध्यान रखना है कि Br2 लेना है, NaOH लेना है और एक एमाइड लेना है। 3 चीज़ें क्योंकि देखो ब्रोमामाइड, ब्रोमा मतलब Br2 यहाँ से याद कर सकते हैं, एमाइड मतलब एमाइड, और बेसिक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ 2 C हैं। अगर मान लो ये CH3 है तो यहाँ पर 2 C है, जबकि यहाँ पर बच्चों 1 C हट गया है, ठीक है। तो हम लोग इस कार्बन चैन जो है हमारी, कार्बन चैन रिड्यूस हो रही है इस कंडीशन में। तो कभी हमको कार्बन चैन रिड्यूस करना है तो भी हम लोगों को इस मेथड की ओर देखना पड़ेगा। तो इसमें एमाइड से हमको मिला है एमीन। क्या मिला है, 1 डिग्री एमीन। अच्छा, ये भी जो प्रोसेस है इसमें भी हमारा क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन। क्या मिलता है, प्राइमरी एमीन। चलो, अच्छा, ये कुछ कन्वर्जन है। कन्वर्जन बच्चों बड़े ध्यान से देखना। कन्वर्जन क्या है, जैसे CH3 CH2 Cl हमको दिया हुआ है, हमको बनाना है CH3 CH2 और NH2, ठीक है, ये है। तो इसमें देखो एक कार्बन यहाँ पर बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमें कार्बन को इन्हांस करना पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले Cl का सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, साइनाइड से। क्यों करा, क्योंकि इसमें देखो बच्चों एक C होता है एक्स्ट्रा। तो कभी भी कार्बन इंक्रीज करना हो तो इसकी हेल्प लेते हैं CN ग्रुप की, अगर हो रहा हो, ठीक है। नहीं होता है तो किसी पूरा चेंज करके हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड। तो इसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन कर दिया, तो ये C रिड्यूस हो जाएगा, तो एक यहाँ पर हमारा बढ़ गया और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये NH2 हो गया। तो हमें ये CN ग्रुप लाना है अगर हमें चैन बढ़ानी है। दूसरा है, ओके, इसमें भी बच्चों चैन बढ़ाई है, तो सेम इसमें भी काम करेंगे, इसमें भी वही काम कर दिया। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल लीजिएगा बच्चों। चलो, ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग कर सकते हैं ट्राई। ये हमारे कन्वर्जन है, बेंजीन इंटू एनिलीन, बेंजीन इंटू एन डाई मिथाइल एनिलीन, हेक्सेन, ये सब लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पर। चलो अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल। ये जो कन्वर्जन है ये नहीं छोड़ना है बच्चों। कन्वर्जन आपको क्लास 12th बोर्ड के लिए, और चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो कंपटीशन का, ये आपको नहीं छोड़ के जाने हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड वाले चैप्टर के हों चाहे इस चैप्टर के हों। इसमें कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चैप्टर्स के। आपकी जो पुरानी रिएक्शन है वो भी यहाँ पर आपकी काम आ जाएंगी अगर आप लोगों ने सारे ये कन्वर्जन आप लोगों ने ये कर लिए। क्लास 12th बोर्ड बच्चों ध्यान से सुनना है ये बात,
कन्वर्जन करके जाना है इन दोनों चैप्टर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग एमीन्स की। ये जो हमारे एमीन्स होते हैं, लोअर एमीन्स, जैसे आर या एमीन्स जिसमें आर छोटा हो हमारा, तो वो क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, जितनी छोटी चैन होगी उतने हमारे गैसेज होंगे। ये हमारा एल्केन्स में भी होता था, कम कार्बन है तो गैसेज होंगे, थोड़े ज़्यादा कार्बन तो लिक्विड, और ज़्यादा कार्बन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा सॉलिड में चले जाते हैं। तो जो एमीन्स होते हैं, लोअर एलिफैटिक एमीन्स, वो कैसे होते हैं, गैसेज में होते हैं, ठीक है। और इनकी जो ऑर्डर होती है वो फिशी ऑर्डर होती है। फिशी कैसी होती है, फिशी ऑर्डर जैसे फिश मार्केट में आप जाएं, वहाँ से अगर निकलते हैं तो कुछ उस टाइप की स्मेल होती है। अदरवाइज़ ये जो स्मेल होती है, स्मेल का केस तो बच्चों ऐसा होता है कि आप लोग केवल खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको, कोई दूसरा आपको नहीं बता सकते कि भैया कि जैसे किसी की भी स्मेल जो आपको पसंद है, या सपोज़ करो पनीर की सब्ज़ी बन रही है तो उसकी जो स्मेल होती है वो कैसे बताई जा सकती है कि आपने आज तक अगर वो स्मेल नहीं ली है। तो वैसे ही ये सारी स्मेल होती हैं। अब SO2 की कैसी होती है, रॉटन एग जैसी होती है, H2S की, तो वो भी आप लोग खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये जो फिशी ऑर्डर है ये भी खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादातर यही बता सकते हैं कि भाई फ़िश की जैसी होती है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मतलब स्मेल। और क्या है हमारे इसमें, इसकी हमारी जो सॉल्युबिलिटी। तो लोअर एलिफैटिक एमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों N भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो थोड़ी पोलैरिटी बना देता है। तो लोअर का मतलब है कि जो कार्बन चैन है वो कम हो तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे ही इसमें कार्बन चैन बड़ी सी आती रहेगी तो ये होती है बच्चों नॉन पोलर। तो ये इसकी बढ़ने की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ये किस में हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा अगर ये चैन ज़्यादा बड़ी है। तो इस चैन पर डिपेंड करता है कि वो लोअर एमीन्स है या फिर हायर एमीन्स है। चलो ओके, अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो तीनों में अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें, 1 एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अगर हम लोग आर चैन को वहाँ कंसीडर ना करें, आर बहुत चैन छोटी है, ठीक है, तो इन तीनों में क्या ऑर्डर होगा। तो हमारा NH3 देखिए, NH3 में 3 H है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल से। अच्छा, इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके, इसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स देख रहे हैं। अच्छा, तो इसमें हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की। सॉल्युबिलिटी तो हम लोग देख चुके हैं बच्चों, सॉरी, वही हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर तो इंटरेक्शन देख रहे हैं तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ही होगा, क्योंकि इंटरेक्शन ये किसका होगा, दूसरे NH3 से, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ये जो NH3 है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है अपने दूसरे मॉलिक्यूल से, 3 अदर मॉलिक्यूल से बना सकता है। वैसे ही अगर RNH2 है तो इसमें 2 H हैं, अगर R2NH है तो इसमें 1 H है, और ट्रिपल में कितने हैं H, एक भी H नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में होगी, इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा दूसरे मॉलिक्यूल से, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में बात करते हैं तो भाई प्राइमरी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। तो यही हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा। किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा। किस आधार पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा, और उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है, ज़्यादा ही होना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Okay. Comparison of boiling points of amine alcohols and alkanes of similar
मॉलिक्यूलर मासेस। तो अब वहाँ तो हम लोगों ने केवल एमीन्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया। अब अलग अलग अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसके बारे में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि ओके सबसे ज़्यादा डाटा किसका है, 390 यानी अल्कोहल का। तो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में भी होती है, और फिर सेकंड नंबर पे है हमारा एमीन, और फिर एमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग। तो अब कैसे बच्चों इन दोनों में करें? बाकी तो ठीक है, बाकी को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि बाकी क्या दिया हुआ है। ये सेकेंडरी अमीन है, ये हमारा टर्शरी अमीन है, और ये तो चलो नीचे है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। फिर ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो सबसे ही कम होगा। तो हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि भाई अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और NH2 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें अल्कोहल कैसे जीत गया? अल्कोहल बच्चों ऐसे जीत गया, अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें। अब ये जो O है वो एक H से यहाँ पर अटैच है और ये H एक O से। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो जनरली क्या होती है, नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस टर्म्स में भी ये आगे है। और अगर देखें तो यहाँ एक N से 3 H जुड़े हुए हैं, जबकि एक O से एक ही H जुड़ा हुआ है बच्चों। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर पा रहा होगा। तो दोनों ही कंडीशन में देखें तो हमारा अल्कोहल यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अल्कोहल और एमीन के केस में हमेशा जो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड कराएगी देन एमीन। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे एनसीईआरटी के, जो कि आपके क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बच्चों पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बच्चों कोई भी टेंशन नहीं होने वाली, चाहे आप लोग अपने पुराने जो भी नोट्स हैं उसको क्लियर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लास है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है। तो हम लोगों ने देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले NO2 ग्रुप को रिड्यूस करवाया H2PD से। फिर हम लोगों ने मेटल और एसिडिक कंडीशन में उसको NO2 को NH2 में चेंज कर दिया। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हम लोगों ने की, जहाँ पर हम लोगों ने 1 डिग्री अमीन बनाया। और फिर उससे पहले हम लोगों ने एमोनोलिसिस मेथड किया। एमोनोलिसिस मेथड में हम लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी सबका मिक्सचर मिला। लेकिन उसकी प्रॉब्लम दूर हुई हमारी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में, जहाँ 1 डिग्री हमको केवल मिल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, जहाँ पर हम लोगों की कार्बन चैन भी छोटी हुई, और एमाइड से हम लोगों को 1 डिग्री अमीन वहाँ पर मिला। देन हम लोगों ने फिर रिडक्शन मेथड देखा, जहाँ पर हम लोगों ने नाइट्राइल यानी साइनाइड से हम लोगों ने एमीन में चेंज किया। और वहाँ पर एक और हमको चीज़ देखने को मिली कि अगर हमें कभी कार्बन चैन को अपग्रेड करना है तो हम लोग CN में चेंज करके वहाँ पर उसका रिडक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी 2 रिड्यूसिंग एजेंट थे, एक हमारा था LiLH4 H2O और H2Ni इन इथेनॉल। उन दोनों से हम लोगों ने नाइट्राइल और एमाइड को हम लोगों ने चेंज किया था एमीन में। देन हम लोगों ने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स की। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। बच्चों बेसिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? 3 तरीके की थ्योरी होती है हमारी एसिड बेस, और उसमें पहली है हमारी आर्हीनियस, दूसरी है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बोलते हैं इसको, और तीसरी है हमारी लुइस। तो एमीन के केस में अगर आपको बेसिसिटी चेक करनी है तो बच्चों ये वाली थ्योरी आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बेसिस वो होते हैं जो OH माइनस रिलीज कर देते हैं वाटर में। इसके अकॉर्डिंग वो होती है जो H+ एक्सेप्ट कर लेते हैं
इसके अकॉर्डिंग होती है जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये वाली थ्योरी बड़ी काम की बच्चों एमीन के। तो ये आप लोग इस पे स्टिक हो जाइएगा कि जब भी बेसिसिटी पूछे एमीन्स की तो हमें इस थ्योरी से बात करनी है, अदरवाइज़ क्या होगा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चों। ध्यान रखना है यही वाली थ्योरी हम लोगों को ध्यान रखना है बेसिक करेक्टर स्टिक्स को देखते हुए। कर हम लोग तीनों से कर सकते हैं लेकिन आसान रहेगा हमारे यहाँ पर। अच्छा, तो देखो ये हमारा एमीन है, इसके लोन पेयर हैं, इसने डोनेट किया तो ये क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया, बेसिक हो गया। तो भाई डोनेट कर रहा है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट करके सॉल्ट बना दिया। ऐसे ही हमारा एनिलीन है, एनिलीन पे भी हमारा नाइट्रोजन है, ये भी हमारा इसने क्या किया डोनेट कर दिया और एनिलीनियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। जब लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं तो ये क्या होता है बेसिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने चैप्टर 11 में पढ़ा हुआ था इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उस तरीके से इन्होंने इसका केबी और पीकेबी भी निकाला है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कर दी, फिर इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट डाल दिया तो ये प्रोडक्ट हो गए और ये रिएक्टेंट हमारे नीचे लिख दिए। फिर इन्होंने केबी की वैल्यू निकाली के और केबी को पीकेबी से इस तरीके से रिलेट किया। ये सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया था सोरेनसन ने दिया था किसका, पीएच का, उस तरीके से हमने ये निकाला। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर केबी ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी भी क्या होगा ज़्यादा होगी, और अगर पीकेबी ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी कम होगी। यानी अगर बेसिसिटी ज़्यादा करनी है तो पीकेबी वैल्यू को कम होना पड़ेगा। तो ये दोनों बच्चों बातें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रिलेशन के बीच में ये माइनस आ गया यहाँ पर। ऐसे ही बच्चों एसिडिटी में होता है, अगर के ए की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर पी के ए की वैल्यू बढ़ाते हो तो एसिडिटी क्या होती है डिक्रीज होती है। ध्यान रखना है दोनों कंडीशन में बातें। चलिए, यहाँ पर कुछ पीकेवी की वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो पीकेवी वैल्यू हमारी क्या है बेंजामीन की, ओके, मेथेनामीन की अगर हम लोग बात करें तो 3.38 है, और अगर हम लोग बेंजामीन की बात करें तो हमारी वैल्यू है 9.38। तो इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर इन दोनों में हम लोग कंपेयर करते हैं, मेथेनामीन क्या हो गया CH3NH2 मेथेनामीन, बेंजेनामीन क्या हो गया तो ये दोनों हमारे क्या हो गए बेसिक करेक्टर हो गए। लेकिन इन दोनों में अगर हम लोग पीकेबी की वैल्यू देखें तो कम किसकी है, तो जिसकी वैल्यू पीकेबी की कम होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा। ये मोर बेसिक है और ये क्या है लेस बेसिक है। ऐसा क्यों, चलिए बच्चों सोचो और इसका आंसर देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पर हमारा जो मेथेनामीन है, ये बच्चों मेथेनामीन है। मेथेनामीन हमारा क्या होता है CH3NH2। इसकी अगर हम लोग पीकेबी वैल्यू देखें तो 3.38, जबकि यहाँ पर जो बेंजीनामीन है वो उसको हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन के ऊपर एनिलीन, और इसका अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी वैल्यू है 9.38, 9.38। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जिसकी पीकेबी वैल्यू कम है तो ये हमारा हो जाएगा मोर बेसिक, मोर बेसिक, और ये हो जाएगा लेस बेसिक। लेस बेसिक क्यों होगा, अभी हम लोगों ने देखा कि जिसकी पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होगी उस बेसिक कम होगा, जिसकी पीकेबी वैल्यू कम होगी तो वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो ऐसा बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ये एलिफेटिक जो है ये ज़्यादा बेसिक है और एरोमेटिक वाला ये कम बेसिक है। क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड क्लास के लिए, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से आप लोग खुद इसका जवाब ढूंढिए, फिर देखते हैं इसके सॉल्यूशन पर।
चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं। बच्चों ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितनी आसानी से कोई डोनेट कर सकता है तो वो उतना अच्छा बेसिक कंपाउंड माना जाएगा, उतना अच्छा बेसिक एमीन माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं इन कॉन्जुगेशन विद रिंग, यानी ये जो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं कॉन्जुगेशन में। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिजोनेंस में पार्ट ले चुका है, और यहाँ ऐसा कोई रिजोनेंस वाला फिनोमिना देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बच्चों ज़्यादा फ्री हैं, ये कम फ्री हैं, ये अपने ही काम में लगा हुआ है। तो डोनेशन के लिए सबसे पहले ये वाले क्या होंगे, फ्री होंगे, फ्री फॉर डोनेशन। तो जो डोनेशन अच्छा करेगा वो बेसिक ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। अभी हम लोगों ने बात की कि लुईस वाले को हम लोग पकड़ के चलेंगे एमीन्स की बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एलिफेटिक है वो मोर बेसिक है देन एरोमेटिक एमीन। चलो स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ एमीन्स, अल्केन एमीन वर्सेस अमोनिया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया की जो बेसिक ऑर्डर है, प्रायोरिटी है, उसका हम लोग ऑर्डर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया के केस में जो हमारा एनिलीनियम आयन होता है, let us consider the reaction of alkane amine and ammonia with a proton to compare their basicity। तो चलिए बच्चों हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें NH3 अमोनिया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन की, इनका अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर हम लोग बेसिक ऑर्डर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर 2 आर हैं और यहाँ पर 3 आर हैं, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर अगर देगा, लोन पेयर देगा तभी बेसिक होगा। तो लोन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर किसी भी प्रकार से बढ़ जाती है तो वो डोनेशन और अच्छा हो जाएगा। तो ये जो आर ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट देते हैं, आर ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं प्लस, और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो जितने ज़्यादा आर होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास डेंसिटी बढ़ेगी एन पर, और उतना ही बढ़िया डोनेशन होगा। तो 3 डिग्री का सबसे अच्छा होना चाहिए, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, और देन अमोनिया का। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। तो केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर हम लोग एमीन की बेसिसिटी डिफाइन नहीं कर पाते, केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर, इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर हम लोग केवल और केवल ये जो ऑर्डर है ये केवल इस बेसिस पे है। लेकिन ये बच्चों ऐसे नहीं होता, हमारे पास 2 और बेसिस होते हैं जिसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। उसमें दूसरा है हमारा हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट बोल सकते हैं, और जो थर्ड होता है वो होता है स्टेरिक इफेक्ट,
यानी कौन सा आर लगा हुआ है, ये जो आर का साइज कितना बड़ा है, ये भी हमारे बेसिक ऑर्डर को डिसाइड करने में भूमिका निभाता है, पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा अभी सारे में नहीं है, किसी केस में होता है। तो चलिए देखते हैं कौन से केस में ये वाला ऑर्डर काम करता है। ये वाला ऑर्डर काम करता है गैसियस फेज में। गैसियस फेज में the trend is followed in the gaseous phase. The order of basicity of amine in the gaseous phase follows the accepted order tertiary, secondary, primary और NH3। यानी जो हम लोगों ने अभी ऑर्डर निकाला वो ये वाला ऑर्डर था। तो ये वाला ऑर्डर जो होता है वो सही होता है जब हमारा फेज कैसा हो, गैसियस हो। अभी हमने बताया कि जब हम लोग एक्वस फेज में बात करेंगे, यानी जब एक्वस फेज की बात करेंगे तो ये ऑर्डर काम नहीं आता। अब एक्वस फेज में क्या हो जाता है बच्चों, एक्वस फेज में हो जाता है उल्टा। अब ये वाटर है तो वाटर में जितना H होगा उतने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, है ना। द ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन लेसर विल बी द सॉल्वेशन। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा साइज होगा वो उतना ही कम सॉल्वेशन कर पाएगा और लेस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन जो होता है वो इसका होता है, इसका फिर कम होता है, फिर इसका सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन इसका हुआ। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाना चाहिए था कि भाई 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री और देन, ठीक है, और सबसे पहले अमोनिया। लेकिन ऐसा भी नहीं होता बच्चों। अब जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारा स्टेरिक फैक्टर, कि भाई आर कौन सा लगा है। तो अगर आर लगा हो CH3, अगर ये आर ग्रुप लगा हो CH3 तो हमारा ऑर्डर होता है ये दो ग्रुप के केसेस में हमारे ऑर्डर दिए हुए हैं, बेसिक ऑर्डर। तो एक है बच्चों 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री और फिर अमोनिया। और अगर C2H5 लगा हो तो है फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और देन अमोनिया। तो ये दोनों ऑर्डर बच्चों क्या करने हैं, याद कर लेने, इम्पॉर्टेंट हैं। ये तीनों इफेक्ट ने कंबाइंड हमारा ऑर्डर दिया 2 1 3 अमोनिया, 2 3 1 अमोनिया, और यहाँ पर था 3 2 1 अमोनिया। तो ये तो ऑर्डर पता है बच्चों, इसको याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग वर्ड देखें तो 213 है और ये 231 है। तो छोटा ग्रुप लगा है तो छोटी वैल्यू, बड़ा ग्रुप लगा है तो बड़ी वैल्यू। स्टार्ट होना है 2 डिग्री से, तो बच्चों हमको पता ही है कि 213 इज़ लेस देन 231, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। चलिए, ये दोनों हमारे ग्रुप दिए हैं। ये कैसा है, ये जब हमारा C2H5 लगा हुआ है और ये हमारा CH3 लगा है, तो ये हमारा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और यहाँ है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया लास्ट में, ठीक है। ये वही वाली बात है। अब बात करते हैं एराइल एमीन्स वर्सेस अमोनिया। अच्छा, ये तो बच्चों हम लोग पहले ही देख चुके कि जो एराइल एमीन्स है वो भी हमारा बेसिक होता है, वो भी डोनेट करता है, लेकिन एलिफेटिक से कम करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो रिजोनेंस में पार्ट लेते हैं। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, हम लोग बच्चों को पता है, हमारे बच्चों को सबको पता है कि क्या होती है बेसिक स्ट्रेंथ। अभी हम लोगों ने पढ़ा, एग्जाम्पल 9.4 करके देखेंगे और फिर चेक करेंगे सॉल्यूशन कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, एमाइन अंडरगो एल्काइलेशन ऑन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। RX से रिएक्शन करते हैं एमीन्स की, तो क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा 6 यूनिट में भी देखा था, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है यूनिट, नंबर 9। तो इससे पहले 8 है, फिर हमारी 7 है और फिर 6 है, यानी हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में भी हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी।
सिंपल सी रिएक्शन है। चलो हम लोग देख लेते हैं एसाइलेशन। तो एसाइलेशन कैसे होता है? जैसे हमारा एल्काइलेशन है वैसे ही हमारा एसाइलेशन भी है। क्या है कि हमारा ये एमीन है, एमीन में हमारा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये एसाइल ग्रुप होता है। और ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो जो हमारा एन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? इधर अटैक करेगा। तो ऐसे ही ये अटैक किया है। फिर क्या हुआ, इस पे जाएगा प्लस, इस प्लस को दूर करने के लिए जो H है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारा ग्रुप बना है एमाइड ग्रुप। क्या बना है? एमाइड ग्रुप। तो हमें क्या मिलता है? हमें अगर एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं एमीन की तो हमको मिलता है एमाइड। क्या मिलता है? एमाइड। यहाँ पर भी एमाइड मिला है। ठीक है, यहाँ पर कैसे होगा? ये हमारा एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो फिर से हमारा क्या हो गया? एक एमाइड मिला और दूसरा हमारा एसिडिक मिल गया और वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो एक एमाइड हमको मिलना ही मिलना है। ये क्या है? हमारा एमाइड ग्रुप, NHCO ग्रुप। Amines also react with benzyl chloride. This reaction is known as benzylation. यानी बेंजाइल पर अगर हमारा एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर बेंजाइल पर हमारा एसाइल ग्रुप लगा हुआ है तो भी बच्चों हमारा जो RNH2 है वो भी सेम काम करेगा। वो भी इधर जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए एक H कम होगा। तो ये भी हमारा क्या बन गया? एमाइड ग्रुप बना है। हमारा बनना क्या है? एमाइड ही बनना है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि हमारा ये ग्रुप कौन सा लगा हुआ है और ये ग्रुप कौन सा लगा है। सबसे ईजी रिएक्शन है बच्चों। चलो अब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन टेस्ट है बच्चों। ये कैसा है? एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर एमीन 1 डिग्री एमीन, टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमीन। कार्बिल एमीन क्या होता है? कार्बिल अमीन को हम लोग बोलते हैं आइसो साइनाइड यानी NC। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन ये टेस्ट कैसा है? चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग CHCl3 और बेसिक कंडीशन में, तो ये दोनों मिलके हमारा बना देते हैं। ये बात हम लोगों ने डिटेल में की थी रीमर टीमन रिएक्शन में, वहाँ पर भी हम लोगों ने दोनों चीज़ें ली थी। और इधर लिया था हम लोगों ने फिनॉल, पर यहाँ ले रहे हैं हम लोग प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पर हमारा बनता है CCl2, इसे बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन, डाई क्लोरोकार्बीन। अब ये जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, दिख रहा होगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बीन। ये अटैक करेगी कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, और ये अटैक करती है और ये हमारा इस तरीके से CCl2। ठीक है, इस तरीके से हमारे दोनों H और दोनों Cl निकल जाते हैं। और देखो N के बाद C जुड़ा हुआ है ना, तो RNC बन जाता है भाई। इस तरीके से हटेगा, ये रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है तो ज़्यादा बच्चों टेंशन नहीं लेने की। ये दोनों आराम से बच्चों 2 HCl निकलेंगे यहाँ पर, आराम से ये दोनों निकलेंगे और RNC बन जाएगा। अच्छा, ये टेस्ट क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्मेल कैसी होती है? बड़ी फाउल स्मेल होती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है आइसोसाइनाइड की, जिसे हम लोग बोलते हैं फाउल स्मेल। और इस स्मेल को जैसे ही आती है वैसे ही पता चल जाता है कि हमारा जो रिएजेंट था वो कैसा था? प्राइमरी एमीन था। क्या था? प्राइमरी एमीन था। अच्छा, अगर यहाँ पर प्राइमरी एमीन ना हो तो फिर क्या ये रिएक्शन नहीं हो सकती? बेटा नहीं हो सकती।
अब सपोज करो हमें क्या चाहिए, हमको ये 2H चाहिए ही ना 2HCl निकालने के लिए। अब यहाँ पर 1H होता तो फिर क्या होता, नहीं हो पाता। तो ये तभी बनेगा जब यहाँ पर प्राइमरी अमीन हुआ। तो आइसोसाइनाइड कार्बोनिल अमीन एक प्रकार का टेस्ट है, किसके लिए, प्राइमरी अमीन के लिए। ओके, नाइट्रस एसिड, ये भी बच्चों क्या है, टेस्ट है हमारा। नाइट्रस एसिड ये भी क्या है, टेस्ट है। टेस्ट किसके लिए है, 1 डिग्री के लिए भी है, 2 डिग्री के लिए भी है, 3 डिग्री के लिए भी है और एरोमेटिक के लिए भी है। सबके साथ ये कुछ नया नया देता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। इसको होनो भी बच्चों कुछ लोग बोलते हैं, होनो, HONO। भाई देखो 2 O हैं, एक N है और एक H है। ये क्या करता है बच्चों, ये रिएक्शन तो हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, NaNO2HCl को मिलाओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, HNO2। इन्होंने दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ऐसा नहीं करते, इससे कराएंगे तो ये नाइट्रस एसिड ही बनाएगा, ठीक है। उसके बाद डाई एजो कंपाउंड बना देता है, जैसे RNH2 लिया, ये बना देता है डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसे बोलते हैं डाई। जैसे हम लोगों का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी BDC बनता था एनिलीन के बाद, सेम रिएक्शन इसमें है। सेम ही रिएक्शन तो है बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया, ये BDC था, ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, ये हमारा एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। अब ये पता कैसे चला, पहचान में कैसे आएगा कि भैया टेस्ट है, ये 1 डिग्री है, तो इसमें तुरंत हमारी नाइट्रोजन गैस निकलेगी। नाइट्रोजन गैस निकलेगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए यहाँ दिया नहीं है, तो हम लोगों को भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इसको हमें नहीं करने की ज़रूरत है। एरोमेटिक एमीन का टेस्ट दिया हुआ है नाइट्रस एसिड के साथ, तो वो हम लोग कर लेते हैं। अब इन्होंने एनिलीन के साथ रिएक्शन करी, वो भी हमारा ये बना और ये हमारा बन गया, ठीक है। तो बेंजीन के साथ भी हमारी ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या दे रहा है, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो लिखा हुआ है बच्चों, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन के साथ ये नाइट्रस एसिड अलग मैनर में रिएक्ट करता है और कुछ ऐसी चीज़ें देता है जिससे हम लोगों को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि भाई वो 2nd डिग्री है या 3 डिग्री है। एक में बच्चों हमारा येलो कलर का कंपाउंड बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये सेपरेट कर देता है, टेस्ट होता है। नेक्स्ट, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी बच्चों एक टेस्ट है। अच्छा, ये आपके बोर्ड क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट है, ये भी टेस्ट है बच्चों। इसमें यूज़ करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारा टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है। 1 डिग्री में करोगे तो क्या होगा, 1 डिग्री में करोगे तो ये जो N है ये इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और ये Cl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक H और एक Cl निकल जाएगा और ये कंपाउंड बना देगा इस तरीके से। यहाँ बना दे बच्चों, ये एक H तो निकल गया, एक H और एक R हो गया ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और एक हो गया ये डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा बन गया, इसको बोलेंगे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, यानी बेंजील सल्फोनामाइड बन गया, ठीक है। ये भी बच्चों एमाइड है, लेकिन कैसा एमाइड है, ये सल्फोनामाइड है। सल्फर लगा हुआ है तो सल्फोनामाइड, अगर सी लगा होता तो एमाइड हो जाता है, एसिड एमाइड, तो ये बन जाता है बच्चों। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री हुआ तो एक H होगा,
तो भी हमारा क्या बनेगा, एन एन डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब क्या होगा, एक एच हट जाएगा तो ये इस एच की जगह आर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एन एन डाई इथाइल। उसमें क्या था, एक ही आर था, तो एन एन डाई इथाइल सल्फोनामाइड। थर्ड डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, ये कोई भी सल्फोनामाइड नहीं बनाता, क्योंकि उसमें बच्चों कोई भी एच नहीं होता। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जब हमारा बन जाता है तो इसके बाद हम लोग करते हैं बेस बेस से रिएक्शन। तो बेस जो होता है वो इस एच को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास केवल इसमें एच है, इसमें एच नहीं है, और वो वाली तो रिएक्शन नहीं होती है थर्ड वाली। तो ये फिर आगे फर्दर प्रोसीड करता है और ये हो जाता है डिज़ोल्व। ठीक है, अब उसमें एसिड डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, रीप्रेसिपिटेट हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ये हुआ। अब सेकंड वाला क्या हुआ, इसमें बच्चों एच था ही नहीं, तो ये KOH से कुछ नहीं करता। लेकिन इसमें अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये थोड़ा सा ये वहाँ से रिएक्शन देना बंद कर देता है, ये अपना यहाँ से इसके बाद। अच्छा, थर्ड वाला जब हम लास्ट में ले जाते हैं तो थर्ड वाला क्या करता है, हमारा जो आर, ये तीन हमारा टर्शरी जो होता है, ये जब हम लोग लास्ट में बिल्कुल HCl डालते हैं तो ये क्या करता है, ये HCl वाले H से क्या बना लेता है, ये क्वाटरनरी सॉल्ट बना लेता है और सॉल्यूबल हो जाता है। तो फाइनली जो हम लोग 3 स्टेप में रिएक्शन करते हैं, पहला हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाला, दूसरा हम लोगों ने बेस डाला, तीसरा हम लोग डालते हैं एसिड डाल देते हैं। तो पहली रिएक्शन में तो कुछ नहीं पता चला भाई, तीसरे वाले ने रिएक्शन नहीं करा और इन दोनों ने बना लिया, ठीक है। पर दूसरे डालते ही क्या हुआ, दूसरे वाले ने भी रिएक्शन बंद कर दी, लेकिन पहले वाले ने हमें बता दिया। तो यहाँ दोनों करते ही हमको पहला वाला कंफर्म हो जाता है कि ये प्राइमरी है। अगर प्राइमरी नहीं है तो जब हम तीसरा डालते हैं तो हमारा क्या होता है, जो थर्ड टर्शरी होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि उसने इन दोनों से तो रिएक्शन नहीं करी, लेकिन डायरेक्ट इससे रिएक्शन कर ली और ये हमारा सॉल्युबल सॉल्ट बना लिया। और अगर हमारी कोई लास्ट में कुछ नहीं आता तो हमारा क्या होता है, 2 डिग्री वाला आता है। तो इन तीनों स्टेप में हम इसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अगर पहला स्टेप देखें तो पहला स्टेप केवल इतना ही है कि इसने एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया, इसने एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाया, और थर्ड डिग्री ने कोई भी रिएक्शन नहीं दी, क्योंकि उसमें एक भी एच प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये बच्चों बिल्कुल डिटेल में बात बता दी। अब ये हमारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बड़ी आसान रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव। तो इसमें क्या है, Br2, अच्छा H2O अगर यहाँ पर ना भी डालें तब भी ये Br+ बहुत अच्छे से अटैक करता है हमारा एनिलीन पर। तो ये हमारा बन जाता है Br+, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और आप लोग जानते हैं बच्चों कि ये ऑर्थो एंड पैरा पे सबसे अच्छी रिएक्शन देता है, और यहाँ पर Br बहुत ज़्यादा है, तो इसने तीनों पोजीशंस पर, मतलब सारी की सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इसने कैप्चर कर लिया, और 2,4,6 टाई ब्रोमो एनिलीन यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये बच्चों क्या होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो एक तरीके का ये भी टेस्ट ही हो जाता है कि अगर ये हमको मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट तो हमको पता चल जाता है क्या है ये। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो अगर फिनॉल है तो वो भी बच्चों पिक्रिक एसिड, वो भी इस तरीके का हमारा प्रेसिपिटेट बनाता है। चलिए, अब अगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको केवल और केवल एक सब्स्टिट्यूशन करना है, इसमें ये तीनों सब्स्टिट्यूट नहीं करवाना, तो किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। तो हमारे पास एक मेथड होता है कि हम लोग क्या कर दें, एक हम लोग जैसे बच्चों क्या होता है कि हम लोग अटैक करवा रहे हैं और किसी को हम लोगों ने प्रोटेक्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग अटैक तो हमारा सबसे होगा, तो हमने उसे शील्ड कर दिया या उसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा दिया। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड ग्रुप में होता है एसिटाइल ग्रुप। जैसे ये है बच्चों, ये एसिड है, इसमें अगर Cl ले लिया और या फिर ये वाला ग्रुप ले लिया, तो तीनों में ही हमारा क्या है, ये वाला ग्रुप है। तो ये इस ग्रुप को जुड़ने को बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। तो
इन तीनों में से एनहाइड्राइड, एसाइल या फिर एसिटिक एसिड, इन तीनों में से कुछ भी लिया जा सकता है। और इस वाली पोजीशन में हमारा हो गया एसिटाइलेशन। अब हम लोग ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो हम लोग करेंगे Br2 की। तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर कैप लग गया और ये वाली पोजीशन अब बहुत अच्छी नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या था, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तीनों जगह यहाँ पर क्रिएट कर रहा था। लेकिन अब ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आने की बजाय यहाँ से क्या हो गया, एंगेज हो गया। यानी जो इसका रिजोनेंस है उसने रिजोनेंस ने शिफ्ट कर दिया अपने ऊपर, इस एसिटाइल ग्रुप ने। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इसने थोड़ा सा कम किया, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी कम हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्टेरिक प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर ये Br2 लग सकता है, यानी पैरा सब्सटीट्यूटेड हमारा बन जाता है। अब इस ग्रुप को हटाना है तो इसने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं हम लोग बेसिक और एसिडिक मीडियम में, और ये हट जाता है, फिर से हमारा NH2 लग जाता है और हमको मिल जाता है पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये वाला मेथड होता है प्रोटेक्टिंग और डी, यानी प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं या डी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन मेथड यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। और किससे करते हैं? एसिटाइलेशन से करते हैं। किससे करते हैं? एसिटाइलेशन से कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग एसाइल ग्रुप भी ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसने आपस में ही रिजोनेंस बैलेंस कर लिया है, इस्टेब्लिश कर लिया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, और नाइट्रेशन में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है HNO3 + H2SO4 की, और ये हमारा कंबाइन होके देता है NO2+। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करता है, तो ये अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। ये ऑर्थो मिल गया हमको, ये पैरा मिल गया, अरे ये मेटा भी मिल गया बच्चों हमको यहाँ पर। अब मेटा भी अच्छी खासी अमाउंट में मिला है, 47%। ऐसा क्यों? सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो हमारा एनिलीन है ये +R इफेक्ट देता है, तो इसको हमें प्रोडक्ट देना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। क्यों इसने मेटा प्रोडक्ट दिया, वो भी इतने अच्छे अमाउंट में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्यों दिया। यहाँ पर है हमारा एनिलीन, यहाँ HNO3 H2SO4, ये आपस में रिएक्शन करके ये तो बना ही रहे हैं, लेकिन बच्चों H2SO4 बढ़िया से H+ देता है, तो ये जो है ना ये H+ कैप्चर कर लेता है, वहाँ से बनने वो तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में ये वाली रिएक्शन भी बढ़िया से हो जाती है। ये इसे कहते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन जाता है। तो एनिलीनियम आयन क्या करता है, देखो बच्चों ये पॉजिटिव, और ये करने लगता है इस रिंग को डीएक्टिवेट। क्या करने लगता है? डीएक्टिवेट करने लगता है। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो बच्चों मेटा सब्सटीट्यूटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मेटा सब्सटीट्यूटेड। तो इसकी वजह से ये मेटा पर अच्छा खासा प्रोडक्ट बन जाता है 47%। और इन दोनों केस में ऑर्थो और पैरा में देखें तो आर्थो बेटा सबसे कम बनता है, तभी 2% केवल बना हुआ है यहाँ पर। ऑर्थो बनना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर इसकी वजह से, ठीक है। तो पैरा थोड़ा बहुत बनता है, क्योंकि ये वैसे भी नीचे जा रहा है, पूरा का पूरा नहीं बनता, ये इफेक्ट नहीं दिखाता, लेकिन इसकी वजह से ये मेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है, और पैरा तो बच्चों बन ही रहा था इसकी वजह से। तो अगर ये पूछा जाए क्यों मेटा बना, तो ड्यू टू द एनिलीनियम आयन, इसने -R इफेक्ट यहाँ पर शो कर दिया है, और -R इफेक्ट होने के नाते ये जो NO2 ग्रुप है इसने मेटा पर सब्सटीट्यूशन दिखाया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमको केवल और केवल पैरा पे चाहिए तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेक्शन कर दिया, एसिटाइलेशन कर दिया, ठीक है। एसिटाइलेशन, फिर हम लोगों ने नाइट्रेशन किया, केवल यहाँ पर हुआ, और फिर हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस, यानी डी एसिटाइलेशन या फिर प्रोटेक्ट। यहाँ पर प्रोटेक्ट किया, यहाँ पर डी प्रोटेक्ट कर दिया, यानी हटा दिया, इसको रिलीज कर दिया। सेम प्रोसेस है। सल्फोनेशन,
सल्फोनेशन में बच्चों ये जो हमारा सल्फोनिक ग्रुप होता है ये हम लोगों का वैसे ही काम करता है जैसे ये प्रोटेक्शन ग्रुप काम कर रहा है। तो यहाँ पर लग गया और इसने ये केवल पैरा पर इसने क्या करा, अपना सल्फोनेशन दिया। तो ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है हमारा इन केस ऑफ सल्फोनेशन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, नोट कर लें आप लोग कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट कौन सी होती है, जिसमें CH3 मतलब RCl हो प्लस AlCl3 ये दोनों हमारे डाले जाते हैं। ये हमारा लुईस एसिड होता है, ठीक है। ये बना देता है CH3 प्लस और ये ऑर्थो एंड पैरा पर, ये ऑर्थो एंड पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये वाली रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पर एनिलीन ये नहीं देता, ये वाली रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता? ड्यू टू, अच्छा, एल्काइलेशन वाला भी नहीं देता और एसाइलेशन भी नहीं देता। ऐसा एसाइलेशन में क्या होता है, हमारे इसकी जगह पर ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है, ये वाला ग्रुप होता है, वो भी नहीं देता। ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्युमिनियम क्लोराइड। अब होता क्या है कि ये AlCl3 से ये जो एनिलीन है ये पहले रिएक्ट कर लेता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। मतलब ये तो हो ही रहा है, जैसे अभी नहीं हो रहा था, एनिलीनियम आयन बन रहा था, तो ये प्रोसेस होने के बाद से पहले ये AlCl3 इस N से कनेक्ट हो जाता है, which is used as a catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquire positive charge and hence act as a strong deactivating group for the further reaction. तो वो एनिलीन क्या बना देता है, जो एनिलीन है वो एक्वायर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरीके से आगे काम करने लगता है। तो ये रिएक्शन ये नहीं देता। कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एनिलीन डज नॉट गिव बोथ रिएक्शंस। चलो अब नेक्स्ट सेशन है बच्चों, यहाँ पर सेक्शन है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट का। अभी हम लोगों ने देखा जब हम लोग HNO2 से रिएक्शन कर रहे थे, अभी जब हम लोगों ने HNO2 से रिएक्शन करी थी नाइट्रस एसिड से, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने डाई एजो बॉन्ड देखा था। डाई एजो बॉन्ड क्या होता है, NN के बीच में इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डाई एजो बॉन्ड। तो अब हम लोग सेपरेटली इस रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ रिएक्शंस हमारे देखने को मिलती हैं। तो डाईओजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं? डाईओजोनियम सॉल्ट्स जैसे BDC हो गया, ये वाला, ये सॉल्ट हो गया जिसमें डाईएजो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हो गया हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट। तो डाईएजोनियम सॉल्ट में किस तरीके से रिजोनेंस होता है भाई? -R तरीके से हो रहा है। देखो ये इधर जा रहा है तो ये हमारा रिंग क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रही है। तो पॉजिटिव हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरीके से काम करता है डाईएजोनियम सॉल्ट्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं बच्चों? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर से यहाँ तक हम लोगों ने सब जगह ये वाली रिएक्शंस देखी है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए एकमात्र जो हमारे पास साधन होता है वो हमारे पास डाईजोनियम सॉल्ट ही बनाना होता है। तो वहाँ से हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि कैसे ये बनता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। एनिलीन से बनाया इन्होंने, तो एनिलीन से हम भी बनाएंगे। फिर से बना के देख लेते हैं जैसे इन्होंने बात की है। भाई एनिलीन ले ली, एनिलीन में हम लोग डालते हैं NaNO2 प्लस HCl और ये कंबाइन होके देता है HNO2 जिसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। और यहाँ पर हमारा बन जाता है कमाल की चीज़ जिसको हम लोग बोल रहे हैं डाईओजोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड।
ठीक है, ये बन गया हमारा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, रेडली सॉल्युबल हो जाता है, स्टेबल होता है, बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड इट डिकम्पोजेज इजली इन ड्राई स्टेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोब्रोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल। सब बेकवास कहानी बच्चों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस फिजिकल रिएक्शन। ठीक है, और मोर क्या है ये बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाली रिएक्शंस हम लोग पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन को बच्चों आप लोगों ने इतनी बार पढ़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोगों को क्या होता है, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होगा और इसमें हमको डालना होगा क्यूप्रस, क्यूप्रस का सॉल्ट। ये क्या है, Cu2Cl2, या फिर हम लोग डाल सकते हैं Cu2Br2, या फिर हम लोग डाल सकते हैं CuCN। ये तीनों ही रिएक्शन क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन है। ये क्यूप्रस के सॉल्ट है। और जैसे Cl लिया तो इसके साथ HCl लेना पड़ेगा, इसके साथ HBr लेना पड़ेगा, इसके साथ KCl लेना पड़ेगा, यानी उसी का करेस्पॉन्डिंग एसिड लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, या सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो ये डालते हैं तो हमको मिल जाता है, जैसे यहाँ पर Cl, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ Cl माइनस अटैक करेगा, यहाँ पर Br माइनस, यहाँ पर Cn माइनस, तो यहाँ पर बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और हमारा बेंजीन नाइट्राइल या फिर साइनोबेंजीन। ये हमारी है तीनों सैंड मेयर रिएक्शन। अब हमारी आती है गाटरमैन रिएक्शन। अब बच्चों कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं गाटरमैन रिएक्शन को गाटरमैन कोच रिएक्शन समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी एल्डिहाइड और कीटोन में, जहाँ पर हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड बनाया था। क्या बनाया था, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड बनाया था और हमने रिएजेंट यूज़ किए थे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो गाटरमैन रिएक्शन है ये टोटली डिफरेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन सिमिलर है किसके, वो ये रिएक्शन है किसके सिमिलर, सैंड मेयर रिएक्शन के। ठीक है, जो सैंड मेयर में बन रहा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, वही हमारा गाटरमैन में होगा। बस हमको क्या करना है, ये जो हमारा BDC है, BDC में हमको क्या करना है, कॉपर डालना है। क्या डालना है, कॉपर, और उसका एसिड डालना है। वहाँ पर हम लोग डाल रहे थे क्यूप्रस सॉल्ट, तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ हम लोगों ने कॉपर के साथ HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन मिल गया, और सब में जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सैंड मेयर रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी बेटर देन द गाटरमैन रिएक्शन। तो सैंड मेयर ज़्यादा बेहतर है किससे, गाटरमैन से, वरना हम लोग वहाँ पर भी गाटरमैन पढ़ लेते अगर ये बेहतर रिएक्शन देती। ठीक है, चलो अब अगली सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोगों ने Ki डालना है। Ki में I माइनस निकलेगा और इस Ar पर डायरेक्टली जुड़ जाएगा, और ये बन गया हमारा आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन, और N2 तो निकलना ही निकलना है। पर ये सैंड मेयर रिएक्शन नहीं होती बच्चों, सैंड मेयर तभी होगी जब हम लोग क्यूप्रस का सॉल्ट लेंगे उसमें। सिमिलरली हम लोग फ्लोराइड आयन को माइनस बनाते हैं। फ्लोराइड आयन को माइनस बनाना बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फ्लोराइड आयन को माइनस बनाना, इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, तो करते क्या हैं, यहाँ पर लेते हैं HbF4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोब्रोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहले जो रिएक्शन होती है, इस तरीके से होती है। फिर हमारा यहाँ पर BF3 निकल जाता है और F यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो फ्लोरोबेंजीन बनाना बड़ा इजी नहीं है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, रिप्लेसमेंट बाय H। अब ये वाली रिएक्शन आपको काम आएंगी कन्वर्जन में।
इसमें बेटा H3PO2 डालना है और हमें मिल जाएगा बेंजीन। बहुत ध्यान रखनी है ये रिएक्शन। H3PO2 डालना है और हमको मिल जाता है बेंजीन, और वो तो हमें नाइट्रोजन H3PO3 मिलता ही रहेगा। तो अगर हमें इस तरीके से बेंजीन बनाना है तो बेंजीन अक्सर बनाना पड़ जाता है हमें कन्वर्जन में, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। और तरीका क्या है, हम लोग डाल सकते हैं इथेनॉल। इथेनॉल डाल देंगे तो अभी हमें क्या मिल जाएगा, ये डाल सकते हैं या ये डाल सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, H2O डालोगे तो बच्चों OH माइनस, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सब्सटीट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो निगेटिव वाला ही अटैक करेगा। तो OH माइनस यहाँ अटैक कर दिया और फिनॉल मिल गया हमको यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा क्या है, फ्लूरोबोरिक एसिड। अच्छा, फ्लूरोबोरिक एसिड, ये तो अभी हम लोगों ने बनाया, ठीक है। अच्छा, ये हम कह रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप हमको जोड़ना है, तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के लिए पहले ये वाला बना दिया, फिर इन्होंने NaNO2 डाल के NO2 ग्रुप जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब कैसे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे। उसमें से बच्चों ये वाली कन्वर्जन के लिए याद रखनी है हमको, ये दोनों रिएक्शन कन्वर्जन के लिए याद रखनी है, और ये दोनों बाई नेम रिएक्शन याद रखनी है। ये तो हमको पहले भी पढ़ा है, सैंडमेयर और गैटरमैन, और ये दोनों हम लोग पढ़ाए थे वहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। चलो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है जो डाइजोनियम सॉल्ट की हम इसीलिए पढ़ते हैं, कपलिंग रिएक्शन। क्या होता है कपलिंग रिएक्शन, अक्सर ये बातें पूछी जाती हैं कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती हैं, जिसमें कपल करते हैं। क्या कपल कर रहा है, ये है हमारा BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये है हमारा फिनॉल। दोनों रिएक्शन एक साथ पढ़ते हैं, ये है BDC और ये है एनिलीन। बच्चों ये एक टेस्ट भी है। टेस्ट जब हम लोग किसी चीज़ को कहते हैं तो टेस्ट का मतलब ये होता है कि यानी वो कोई या तो कलर शो करेगा प्रोडक्ट उसका, या स्मेल आएगी, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमको पता चलेगी प्रोडक्ट की, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारा रिएजेंट क्या था। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा ये जो H है, ये H हट के यहाँ से इसमें अटैच हो जाता है, तो ये हमारा एक कपल कंपाउंड बनता है NN का, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा, यानी पैरा पोजीशन है इसकी फिनॉल की, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। डाई वो होती है जिससे कि हम और चीज़ों को कलर करते हैं, तो ये ऑरेंज डाई बनाती है, इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरीके से जब हम एनिलीन डालते हैं तो भी पैरा पोजीशन पर कपलिंग हो जाती है, इसे बोलते हैं पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और ये होती है येलो डाई। यानी येलो कलर कराना है तो हमें ये वाली डाई चाहिए होगी, और ऑरेंज कलर कराना है तो ये वाली डाई चाहिए होगी, और बाई प्रोडक्ट में वाटर हमारा निकलता है दोनों में। तो ये हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है और हमारा काम आती है डाई बनाने के। सिंथेटिक डाइज होती हैं, तो सिंथेटिक डाइज अक्सर हमारे कौन से कंपाउंड में मिलती हैं, डाई एजो बॉन्ड्स में देखने को मिलती हैं। क्यों होती हैं इसमें एज ए इतनी कलरिंग प्रॉपर्टी क्यों होती है, ये सब जब हम लोग और अच्छी केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे जाके तो इसके पीछे भी रीजंस होते हैं कि क्यों इन तरीके के बॉन्ड्स में ऐसे कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात इतनी थी कि ये कपलिंग रिएक्शन होती है, जब हम लोग BDC में फिनॉल डालते हैं तो हमें यह ऑरेंज कलर का डाई मिलती है, और जब हम लोग इसमें एनिलीन डालते हैं तो हमको येलो कलर की डाई मिलती है। ये दोनों बातें हमको बहुत ध्यान से याद रखनी है, ठीक है, वरना अक्सर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑरेंज किस में बनी और येलो किस में बनी। और अगर ये ऑरेंज बनती है तो हमें पता चलता है कि हमारे पास फिनॉल था, और हमें अगर येलो मिली तो हमारे पास पता चल जाता है कि हमारा रिएजेंट क्या था, एनिलीन। तो ये एक तरीके का टेस्ट भी हो जाता है फिनॉल और एनिलीन का, ठीक है भाई। फिनॉल और एनिलीन को अलग अलग पता करना है तो दोनों में BDC डाल दो, तो जो कलर मिला येलो मिला तो यानी एनिलीन था, और ऑरेंज मिला तो फिनॉल था। चलो, अब भाई ये क्या काम आते हैं, ये तो पता ही है कि भाई कलरिंग के काम आते हैं, बाकी सब्स्टिट्यूशन के काम कराने के काम आते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होंगी तो प्रोडक्ट बनेंगे, वो प्रोडक्ट मेडिसिन भी हो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारे सारी चीज़ें इस तरीके से यूज़फुल होती हैं। ये बच्चों हमारी कन्वर्ज़न है,
तो कन्वर्जन देखिए बच्चों सीधा है कि हमें भाई NO2 ग्रुप से ये बनाना था, ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना था। तो यहाँ Br2 डाला, Br हो गया, SN से HCl डाला, तो ये बच्चों क्या हो गया, NO2 से NH2 बन जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने नाइट्रस एसिड कर दिया, नाइट्रस एसिड से हमारा बन गया BDC, सब्स्टिट्यूटेड BDC बन गया। और यहाँ पर H3PO2 डाला, ये हमने बताया था कि बच्चों इसमें क्या होगा, ये हट जाएगा और बेंजीन जैसा बन जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया। और यहाँ पर हमने KMNO4 डाला, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और ये COH बन गया। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन में सारी की सारी रिएक्शन को एक साथ हमको देखना पड़ता है। तो ये देखिए कन्वर्जन है। तो हमारे जो चैप्टर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन और ये वाला, इसमें कन्वर्जन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि इनके कन्वर्जन हमको नहीं छोड़ना है, इनके कन्वर्जन हमको नहीं छोड़ना है। तो ये बच्चों आज चैप्टर था हमारा एमीन, और ये होता है कंप्लीट। तो ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है हमारा। तो आई होप बच्चों ये जो ये हमारी रिवीजन की क्लासेस हैं ये आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, और इसी तरीके से हमें आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए होता है कि किस तरीके से और इसमें बेहतर कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जोड़ सकते हैं, या आपको कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन चाहिए हैं, या फिर कुछ ऐसी 5 या 10 रिएक्शंस चाहिए जो आपको पक्का पक्का याद होना ही चाहिए। तो ऐसी भी चीज़ें हम लोग बच्चों लाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए। तो हमारा जो एमीन चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो बायोमॉलिक्यूल होगा, उसको भी हम लोग जल्दी लाएंगे। उसके बाद हम लोग फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कंप्लीट यहाँ कराने वाले हैं। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।